वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ व्हाट इज़ गेम और आज हम करने वाले हैं डेड नोट पार्ट 6। तो देखिए और मज़े कीजिए। और आप बोल रहे होंगे 1-2 दिनों से मेरे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे। मन नहीं कर रहा था क्योंकि आपके सब्सक्राइबर ही नहीं आते। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब कराइए। आप ऐसे सपोर्ट नहीं देंगे तो मुझे करते ही नहीं आएगा। प्लीज़ एंटरटेन होऊंगा मैं, आप सब्सक्राइब करेंगे। और ये वीडियो मैंने ला दिया है, देखिए और मज़े कीजिए। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रे पेनबर सभी एफबीआई एजेंट्स के नाम डेथ नोट पर लिख देता है बिना ये जाने कि वो सभी लोगों के डेथ वारंट पर साइन कर रहा है। लाइट रे पेनबर और बाकी एफबीआई एजेंट्स को मार देता है। चीफ यागमी और उसके सबऑर्डिनेट्स एट लास्ट एल से मिलने एल के रूम जाते हैं। अब आगे एल को पहली बार देखकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जैसी इमेज उन्होंने एल के बारे में बनाई होती है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं होता। सब अपना अपना इंट्रोडक्शन एल को देते हैं। तभी एल उन्हें बताता है कि वो किसी को भी अपना नाम इतनी आसानी से ना बताया करे, क्योंकि अगर वो कीरा होता तो वो सब अब तक मारे गए होते। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले एल सबको अपने अपने सेलफोन्स टेबल पर रखने को कहता है और उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है कि कोई भी मीटिंग्स में हुई बातचीत के नोट्स नहीं बनाएगा। मीटिंग स्टार्ट होते ही मात्सुदा जब एल को एल कहकर बुलाता है तो सबको बताता है कि वो उसे रियुसाकी कहकर बुला सकते हैं। मात्सुदा एल से, या फिर आप कह सकते हैं रियुसाकी से, पूछता है कि अगर कीरा को किसी को मारने के लिए नाम और फेस चाहिए तो क्यों ना वो क्रिमिनल्स के नाम को मीडिया में लीक करना बंद कर दे। रियुसाकी उन्हें बताता है कि ऐसा करने पर वो लोगों की लाइफ को खतरे में डाल देंगे, क्योंकि उसके हिसाब से कीरा का बिहेवियर बहुत चाइल्डिश है और वो हारना पसंद नहीं करता। और रियुसाकी आगे बताता है कि इस रिजल्ट पर वो इसलिए पहुंचा क्योंकि जब उसने एक क्रिमिनल को फेक एल बनाकर टीवी पर रिवील किया तो कीरा ने उसे मारते हुए बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया। सेकेंडली, जब उन्होंने डिक्लेयर किया कि कीरा जापान के कैंटो रीजन का रहने वाला है, तब भी उसने जापान के क्रिमिनल्स को मारना बंद नहीं किया, जैसे कीरा उन्हें बता रहा हो कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए अगर वो क्रिमिनल्स के नाम को मीडिया में रिवील करना बंद कर देंगे तो इससे पब्लिक खतरे में आ सकती है। रियुसाकी आगे पुलिस डिपार्टमेंट के मेंबर्स को बताता है कि वो मीडिया का यूज करके ये फेक न्यूज स्प्रेड करेंगे कि एफबीआई एजेंट्स की डेथ के बाद सब नेशन ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि वो टोटल 1500 इन्वेस्टिगेटर्स को जापान में कीरा केस सॉल्व करने के लिए भेजेंगे। और इस न्यूज को सुनकर कीरा पक्का एक ऐसा स्टेप उठाएगा जिससे वो इनके नोटिस में आ जाए। So he'll think there are 1,500 when there are really only 7 of us. And since none of these investigators exist, Kira won't be able to kill them. रियुसाकी उन्हें बताता है कि उसकी थ्योरी के हिसाब से कीरा पक्का उन लोगों में से है जिन्हें एफबीआई ने 14 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के बीच में इन्वेस्टिगेट किया था। I suspect Kira had to be one of the people being investigated by the FBI between the 14th and the 19th of December. अब अगर आप लोगों को याद हो तो स्टोरी में पहले बताया गया था कि एफबीआई एजेंट्स को उन पुलिस डिपार्टमेंट के मेंबर्स के फैमिली के पीछे लगाया गया था जिनके पास कीरा केस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन थी। और इस बेस पर मात्सुदा खुश होकर बोलता है कि उन 5 डेज के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट के ज्यादा लोग नहीं थे जिन्हें इन्वेस्टिगेट किया गया था। रियुसाकी सबसे पूछता है कि क्या उससे किसी ने कुछ पूछना है, तो चीफ यागमी रियुसाकी से पूछते हैं कि क्योंकि उसने सबको अपना फेस दिखा दिया है तो इसका मतलब वो कीरा से बैटल हार चुका है। रियुसाकी रिप्लाई में बताता है कि हाँ, अपना फेस उन सबको रिवील करके और 12 एफबीआई एजेंट्स की डेथ के बाद वो काफी हद तक बैटल हार चुका है, लेकिन एंड में जीत उसी की होगी। मीटिंग के खत्म होते ही रियुसाकी पुलिस डिपार्टमेंट के मेंबर्स को बोलता है कि वो जाने से पहले एक बार श्योर करना चाहता है कि उनमें से कोई कीरा तो नहीं है, इसलिए वो सबको एक बार पर्सनली मिलने के लिए बोलता है।
और उसकी रिक्वेस्ट को सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ लाइट सोच रहा होता है कि एल और पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं पता कि कीरा हार्ट अटैक के अलावा किसी और तरीके से भी विक्टिम को मार सकता है, इसलिए वो कभी बस हाईजैकिंग इंसिडेंट को कीरा केस से रिलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी को पता चल गया कि कीरा हार्ट अटैक के अलावा और तरीके यूज कर सकता है तो वो मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि लाइट के फादर कीरा केस की वजह से ओवरटाइम कर रहे होते हैं। लाइट की मॉम अपनी बेटी सायू को उनके पास नए कपड़े भेजने के लिए बोल रही होती है। तभी लाइट बोलता है कि वो पुलिस हेडक्वार्टर जाके उन्हें कपड़े दे आएगा। लाइट वहां जाने से पहले डेथ नोट के एक पेज को फाड़कर अपनी पॉकेट में रख लेता है ताकि बाय चांस कोई प्रॉब्लम हो तो उस पेज का यूज कर सके। रे पेनबर की फियांसे, जो कि अभी भी कीरा केस को सॉल्व करने में लगी होती है, लाइट के हेडक्वार्टर पहुंचने से पहले वहां होती है और रिसेप्शनिस्ट को बताती है कि वो कीरा इन्वेस्टिगेशन में काम कर रहे किसी ऑफिसर से मिलना चाहती है, क्योंकि उसके पास कीरा केस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जिसे सुनकर लाइट थोड़ा घबरा जाता है। I have information relating to the Kira investigation. The Kira investigation? लाइट रिसेप्शन डेस्क पर जाता है जहां रे पेनबर की फियांसे खड़ी होती है और अपने फादर के क्लोथ्स को रिसेप्शन पर रख देता है। रिसेप्शनिस्ट, जो कि लाइट को जानने वाला होता है, लाइट से पूछता है कि वो भी कीरा केस को सॉल्व करने में पुलिस की हेल्प करे, जैसे वो पहले कुछ केसेस में कर चुका होता है। तो लाइट उसे बताता है कि अगर सब ठीक रहा तो वो कीरा को एल से पहले पकड़ लेगा, जिसे सुनकर रे पेनबर की फियांसे थोड़ी हैरान हो जाती है। रिसेप्शनिस्ट के रे पेनबर की फियांसे को यह बताने के बाद कि हेडक्वार्टर में उससे मिलने के लिए अभी कोई भी नहीं है, लाइट उससे इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए बात करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज अगर वो देना चाहती है तो वो उसे दे सकती है, क्योंकि उसके फादर पुलिस डिपार्टमेंट के हेड हैं। वो दोनों हेडक्वार्टर से कीरा केस के बारे में बात करते हुए निकलते हैं और लाइट बड़ी चालाकी से उसे बात करते करते अपना नाम बताता है और बदले में उसका नाम पूछता है। वो लाइट को अपना नाम शोको माकी बताती है। रियू उसका नाम सुन के बहुत हंसता है। My name's Shoko Maki. Miss Maki, right? लाइट उसे बात करते हुए बताता है कि उसके अकॉर्डिंग कीरा अपने विक्टिम्स के एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकता है। तभी माकी बताती है कि वो भी काफी दिनों से यही सोच रही है और उसकी थ्योरी के हिसाब से कीरा हार्ट अटैक के अलावा और भी तरीके से विक्टिम को मार सकता है। और ये सुनकर लाइट बहुत घबरा जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये लेडी है कौन। बात करते करते वो लाइट को बताती है कि वो उसी एफबीआई एजेंट की फियांसे है जो कुछ दिन पहले बस हाईजैकिंग में मारा गया था, और उसे पूरा विश्वास है कि उस बस में उसका फियांसे कीरा को मिला था। Ray Penber. ये सुनकर लाइट बड़ा घबरा जाता है। लाइट पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि उसका फियांसे बस में कीरा से मिला था। तो माँ की रिप्लाई में बताती है कि हाईजैकिंग के कुछ दिन बाद ही उसका फियांसे और बाकी एफबीआई एजेंट्स मारे गए थे, और वो बस हाईजैकर जो उस कार एक्सीडेंट में मारा गया था वो भी उसी बस में चढ़ा था जिसमें उसका फियांसे था, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वो बताती है कि उसे लगता है कि कीरा ने बस हाईजैकिंग का इंसिडेंट प्लान करके उसके फियांसे से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी ताकि वो उससे और बाकी एफबीआई एजेंट से छुटकारा पा सके। वो बताती है कि बस हाईजैकिंग वाली रात जब उसने अपने फियांसे से हाईजैकिंग की डिटेल्स मांगी थी तो उसने बताया था कि एक ऐसी सिचुएशन में फंसा था जब उसे अपनी आईडी किसी को दिखानी पड़ी थी, और उसके हिसाब से वही आईडी देखने वाला कीरा है। माकी की बात पूरी होने के बाद लाइट ये सोचता है कि अगर माकी उसे मिलने से पहले पुलिस से मिली होती तो शायद वो पकड़ा जाता, और अपने मन में कहता है कि शायद भगवान भी उसकी तरफ है। It seems there's a god on my side after all, and not just a god of death. तो गाइस वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब करना प्लीज़। तो मिलते हैं हम डेथ नोट पार्ट 7 पे। तो बाय बाय गाइस।
वैसे ही हमें साथ बने रहना और शेयर करना प्लीज़। तो बाय गाइस।